नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक होनहार और मेहनती विद्यार्थी की जो आगे चलकर अमेरिका का एक मैथमेटिशियन बना। मात्र 15 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। इतना ही नहीं, ये विद्यार्थी अपने स्कूल के 5 नेशनल मेरिट फाइनलिस्ट में से एक था और उसने 15 साल की उम्र में ही हार्वर्ड में अप्लाई किया और 1958 में मात्र 16 साल की उम्र में छात्रवृत्ति पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश भी लिया। लेकिन मात्र 29 साल की उम्र में इसने अपने जीवन को एकाकीपन के हवाले कर दिया और मोंटाना के जंगलों में एकांतवास में रहने लगा। बाद में यही होनहार छात्र पूरे विश्व में अमेरिका का लोन वुल्फ बॉम्बर के नाम से फेमस हुआ, जो अधिकारियों को चकमा देने के लिए झूठे सुराग छोड़ता था। ऐसा क्या था इस क्राइम स्टोरी में कि खुद एफबीआई को इस केस को सॉल्व करने के लिए करीब करीब 20 साल लगे। और इतना ही नहीं, एफबीआई की 150 लोगों की टीम ने इसमें फुल टाइम काम किया और इस केस में $1 मिलियन यानी 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी था। तो आइए जानते हैं क्या है ये केस जिसे एफबीआई को सॉल्व करने में भी 20 साल लग गए। केस की शुरुआत होती है 25 मई 1978 से। एक राहगीर को इलिनॉइस विश्वविद्यालय शिकागो सर्कल परिसर के पास एक पार्किंग स्थल में एक पता और मुहर लगा हुआ पैकेज मिलता है। पैकेज को वापसी पते पर दिए गए व्यक्ति यानी नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बर्कले क्रिस्ट जूनियर को लौटा दिया जाता है। उन्होंने पैकेज को नहीं पहचाना, इसलिए वे अपने ऑफिस से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इस पैकेट को ओपन करो और देखो इसमें क्या है। और जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड उस पैकेट को खोलता है, उसमें एक धमाका होता है जिसमें ये सिक्योरिटी गार्ड घायल हो जाता है। तो लोन वुल्फ बॉम्बर का ये पहला केस था। अब अगले 17 वर्षों में इसी लोन वुल्फ बॉम्बर ने कई बम विस्फोट किए, जिसमें या तो उसने बम को पार्सल से भेजा या फिर खुद ही जाकर प्लांट किया। इन 17 सालों में उसने 3 अमेरिकी नागरिकों को मारा और 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया। इस दौरान उसने जो भय और दहशत का माहौल फैलाया था, उससे पूरा अमेरिका सकते में आ गया था, क्योंकि उसने बम विस्फोट सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं किए थे, बल्कि उड़ते हुए विमानों को भी बम से गिराने की धमकी दी थी। अब आता है 9 मई 1979, जिस दिन लोन वुल्फ बॉम्बर अपना दूसरा शिकार करता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट उस समय घायल हो जाता है जब उसे उपहार जैसा दिखने वाला एक डब्बा मिलता है। ये एक फेक गिफ्ट ग्रेजुएट रूम में रखा हुआ आता है। फिर होती एक तीसरी और बड़ी घटना 15 नवंबर 1979 को, जिसमें शिकागो से वाशिंगटन डीसी जाते हुए एक प्लेन को निशाना बनाया जाता है। अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ान संख्या 444 में एक सामान में धमाका होता है, लेकिन धमाके से इतना नुकसान नहीं होता और पूरा प्लेन धुएं से भर जाता है। बम एज एक्सपेक्टेड काम नहीं करता, इसलिए विमान सुरक्षित रूप से उतर जाता है और सभी यात्रियों की जान बच जाती है। इस घटना में सिर्फ कुछ यात्रियों को धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, लेकिन इस घटना के बाद यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज सकते में आ जाती है और उनकी आंखें खुल जाती है कि इस इंसान के इरादे कुछ नेक नहीं है। फिर 1979 में यूएस गवर्नमेंट एफबीआई को ये केस देती है और एफबीआई एक टास्क फोर्स गठित करती है, जिसमें एटीएफ यानी ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स और अमेरिकन डाक विभाग यानी अमेरिकन पोस्टल सर्विसेज के टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इन 2 एजेंसीज को शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि एटीएफ फायरआर्म्स और एक्सप्लोजिव्स में एक्सपर्ट होती है और पोस्टल सर्विसेज के थ्रू ये बॉम्ब या ये पार्सल्स जगह जगह पहुंचाए गए थे। इन दोनों डिपार्टमेंट का इस केस के अंदर बहुत ही अहम रोल होता है। अब इस केस का एक नाम रखा जाता है जो होता है यूना बॉम्ब यानी यूनिवर्सिटीज एंड एयरलाइन बॉम्बिंग। अब तक हुए विस्फोटों की जांच और सुरागों की तलाश में टीम ने बरामद बम के पुर्जों की हर संभव फॉरेंसिक जांच की और साथ ही साथ पीड़ितों के जीवन को भी खंगाला गया कि आखिर उन्हें क्यों टारगेट बनाया गया था। आगे चलकर ये प्रयास बम हमलावर को पकड़ने में बहुत कारगर साबित हुए। अब ये जो हमलावर था ये बहुत ही चालाक था। इसने कोई भी फॉरेंसिक सबूत नहीं छोड़े थे और अपने बम हर जगह उपलब्ध कबाड़ के पुराने सामानों से बनाए थे ताकि इसे ट्रैक ना किया जा सके। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और जांचकर्ताओं को एक क्लू मिलता है कि जितने भी पीड़ित थे उन्हें रैंडमली सेलेक्ट किया गया है एक लाइब्रेरी की स्टडी से। सबूतों के आधार पर जांचकर्ताओं को पूरा विश्वास हो गया था कि यूनो बॉम्बर एक लोन वुल्फ है, जिसका पालन पोषण शिकागो में हुआ था और बाद में वो सॉल्ट लेक सिटी और सैन फ्रांसिस्को इलाके में रहा। आगे स्टोरी में हम जानेंगे कि जांचकर्ताओं का यह एनालिसिस बहुत ही सटीक था। अब जांचकर्ताओं के लिए अगला बड़ा प्रश्न था कि आखिर ये लोन वुल्फ बॉम्बर करता क्या है, यानी क्या ये कोई साइंटिस्ट है जो एक्सप्लोजिव पे काम करता है या फिर किसी एयरलाइन सर्विसेज से जुड़ा कोई एयरलाइन वर्कर है। अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ था कि वो एक आदमी है या एक महिला है। हालांकि जांचकर्ताओं का मानना था कि हमलावर संभवतः पुरुष है,
फिर भी उन्होंने कई महिला संदिग्धों की जांच की। ये क्रिमिनल इतना टैलेंटेड और इतना इंटेलिजेंट था कि इसे ये सब पता था कि इसके जो टारगेट्स हैं उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, और किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है। बात है 10 जून 1980 की। यूनाइटेड एयरलाइंस के अध्यक्ष पर्सी वुड्स उस समय घायल हो जाते हैं जब उन्होंने स्लोन विल्सन द्वारा लिखी पुस्तक आइस ब्रदर्स में रखे बम से भरे पैकेट को खोला। ये बम इसी लोन वुल्फ बॉम्बर ने भेजा था। कट टू 8 अक्टूबर 1981, जब सॉल्ट लेक सिटी स्थित यूटा विश्वविद्यालय की एक इमारत के गलियारे में भूरे कागज में लिपटा और धागों से बंधा हुआ एक बम मिलता है। बम को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से एक्सप्लोड कर दिया जाता है। इसके बाद कई बम विस्फोट हुए, जैसे 5 मई 1982 को वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में, 2 जुलाई 1982 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, 15 मई 1985 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, 13 जून 1985 वॉशिंगटन स्थित बोइंग फैब्रिकेशन डिवीजन और 15 नवंबर 1985 मिशिगन विश्वविद्यालय। इन सभी बम विस्फोटों में कई लोग घायल हुए। अभी तक किसी की जान नहीं गई थी। अब आता है दिन 11 दिसंबर 1985 का। सैक्रामेंटो के कंप्यूटर स्टोर की पार्किंग में एक बम विस्फोट होता है, जहां पर उसके ओनर की डेथ हो जाती है। ये पहली बार था जब लोन वुल्फ बॉम्बर के अटैक से किसी इंसान की मौत हुई थी। बात होती है 20 फरवरी 1987 की, जब एक कंप्यूटर स्टोर की पार्किंग में फिर से एक बम रखा जाता है, लेकिन इस बार लोन वुल्फ बॉम्बर को एक प्रत्यक्षदर्शी देख लेता है और यहीं से इस केस में एक नया मोड़ आता है, जिससे उसका पहला रफ स्केच बनाया जाता है। 20 जून 1993 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और 24 जून 1993 येल विश्वविद्यालय के स्टाफ मेंबर्स बम विस्फोटों में घायल हो जाते हैं। फिर 19 दिसंबर 1994 और 24 अप्रैल 1995 डाक से भेजे गए बम ने एक एक व्यक्ति की जान ले ली। इस तरह इस लोन वुल्फ बॉम्बर के हमलों में अब तक 3 लोग जान गंवा चुके थे और 2 से 3 दर्जन करीब लोग घायल हो चुके थे। अब बात करते हैं लोन वुल्फ बॉम्बर यानी यूना बॉम्बर पकड़ा कैसे गया। पहले विस्फोट के 17 साल बाद यानी 1995 यूना बॉम्बर ने FBI को 35,000 शब्दों का एक निबंध भेजा, जिसमें उसने आधुनिक समाज की बुराइयों के बारे में अपने उद्देश्यों और विचारों को स्पष्ट करने का दावा किया। इस केस पर काम कर रही FBI टास्क फोर्स ने FBI डायरेक्टर लुइस फ्री और अटॉर्नी जनरल जेनेट रेनो से निबंध को अखबार में प्रकाशित करने की सिफारिश की, कि इसी उम्मीद में कि अखबार पढ़कर कोई पाठक आएगा और इस लोन वुल्फ बॉम्बर यानी यूना बॉम्बर को पकड़ने में उनकी मदद करेगा। अब वॉशिंगटन पोस्ट में इस निबंध को प्रकाशित किया जाता है। हजारों लोगों ने संभावित संदिग्धों के नाम सुझाए। डेविड केजिंस्की नाम का एक व्यक्ति आता है FBI के पास और वो अपने भाई यानी थियोडर टेड केजिंस्की का जिक्र करता है। साथ ही साथ वो टेड के द्वारा लिखे गए काफ़ी सारे पन्ने, काफ़ी सारी थीसिस भी शेयर करता है, जिससे FBI को हैंडराइटिंग मिलान करने में आसानी हो और उसकी साइकोलॉजी जानने में भी इजी रहे। अब बात करते हैं 17 साल पहले जो FBI ने उसके बारे में अंदाज़ा लगाया था उन डिटेल्स की। यानी ये जो बंदा था यानी टेड केजिंस्की शिकागो में पला बड़ा था, बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी पढ़ चुका था, जहाँ 2 बम रखे गए थे। फिर कुछ समय के लिए वो सॉल्ट लेक सिटी में भी रह चुका था और फाइनली मोंटाना के लिंकन के पास 10 बाय 14 फीट की एक कैबिन यानी लकड़ी की हट में परमानेंटली बस चुका था। ये डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही थी जो FBI ने 15 से 16 साल पहले इस लोन वुल्फ बॉम्बर यानी यूना बॉम्बर के बारे में अंदाज़ा लगाया था। अब इन सभी तथ्यों के आधार पर टेड के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। 3 अप्रैल 1996 थियोडर उर्फ टेड केजिंस्की को उसके मोंटाना बेस्ड लकड़ी की झोपड़ी से पकड़ लिया जाता है। उसकी झोपड़ी की तलाशी ली जाती है, जिसमें पुलिस को काफ़ी सारे पन्ने जिन पर काफ़ी सारे बम बनाने की विधियाँ, साथ ही बम बनाने के कल पुर्जे और एक पैकेट में रखा हुआ तैयार बम जो कि पोस्टल सर्विस के थ्रू जाना था वो भी मिलता है। अब टेड केजिंस्की का अंत तक खत्म हो चुका था। 1998 में उसकी पेशी होती है और वो अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है और यहीं से उसे जेल हो जाती है। कोलोराडो के सुपरमैक्स जेल की एक अलग कोठरी में उसे रखा जाता है। अब जानते हैं कौन था थियोडर टेड केजिंस्की। 22 मई 1942 को अमेरिका में जन्मा ये होनहार और मेधावी छात्र था। उसने लगभग 35,000 पन्नों का एक थीसिस लिखी थी, जिसमें उसने सामाजिक आलोचनाएं लिखी, जिसका नाम था औद्योगिक समाज और उसका भविष्य। वो साधारण और प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा देता था। इसी कारण से उसने अपने जीवन को 29 साल की उम्र में एकाकीपन के हवाले कर दिया था। FBI ने जब टेड का इतिहास खंगाला और उसके सहपाठियों से भी पूछताछ की तो पता चला कि टेड हाई स्कूल के दौरान एकेडमिक्स में अपने सहपाठियों से काफ़ी आगे था। टेड ने 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर ली और 16 साल में हार्वर्ड में एडमिशन भी ले लिया। आखिर एक होनहार और मेधावी छात्र ने इस तरह का रास्ता क्यों अपनाया? जब टेड मोंटाना के लिंकन के पास जंगल में एक सुदूर कैबिन में बिना बिजली और पानी की सुविधाओं के रह रहा था,
उस दौरान उसने अपने कैबिन के आसपास के जंगलों को नष्ट होते हुए देखा, जिसके बाद उसने अपना आपा खो दिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति का विनाश होते हुए प्रकृति में रहना असंभव होता जा रहा है और उसने यहीं से ये सोच बना ली कि अब उसे ही प्रकृति को बचाना है। बस यहीं से उन्होंने औद्योगिकरण से प्रकृति के विनाश से लड़ने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको थियोडर टेड काजेंस्की की कहानी? क्या वो सही था, क्या उसने गलत किया? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा फिर से एक रोचक कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।